Live show. Hi everyone. Hello everyone. I hope I'm being visible and I am audible to all of you. A very warm welcome to all of you here. Guys, करते हैं शुरुआत। आज हम अपने लॉ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज यू ऑल नो एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम लोगों का ये जो सब्जेक्ट है राइट, सीए फाउंडेशन का कोर्स, आप सबका वार्म वेलकम है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सभी आप सबके लिए जो है सीए फाउंडेशन के बेस्ट फैकल्टीज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सीए फाउंडेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए हम लोगों का ये बैच अब से स्टार्ट हो चुका है। आई एम सी एस नीति तहीम और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का पेपर, जिस पेपर का पूरा नाम है बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, ये है हम लोगों का पेपर नंबर 2। वेल, आगे और बढ़ने से पहले आई एम रियली विशिंग दैट यू ऑल आर एट योर होम एंड यू ऑल आर सेफ। Guys, just follow the guidelines as provided by the government. And now you can see on the screen, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है। सीए फाउंडेशन के अंदर आप लोगों के पास कितने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट्स कवर्ड होंगे, कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड होंगे, वो सब चीजें हम लोगों की सीए फाउंडेशन के कोर्स के आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोगों के पास टोटल सीए फाउंडेशन के अंदर 4 चैप्टर्स कवर्ड होते हैं। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला जो कोर्स है या पेपर है हम लोगों का, उस पेपर का नाम है पेपर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल एट प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। क्या होगा? ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर होने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आप लोगों को पेपर को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो सब्जेक्टिव वे में आप सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास ये जो 4 पेपर्स है, इन चारों पेपर्स में से हम लोगों का पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 जो है, दे आर गोना बी दी सब्जेक्टिव पेपर्स, राइट गाइज। ये आज हम सब लोगों की पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा लॉ का इंट्रो दिया जाएगा और उसके बाद हम लोगों की जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, जब हम परसों मिलेंगे, तो आप लोगों के साथ मैं स्टार्ट करूंगी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Yes, I'll be starting the Indian Partnership Act 1932. मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप सब बच्चों के साथ स्टार्ट करूंगी। हम उसको कवर्ड करेंगे और हम क्या क्या कवर्ड करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। आज की क्लास हम लोगों की पहली क्लास है। कई बच्चे जो पहले मेरी क्लासेस ले चुके हैं, उन लोगों को, सब बच्चों को पता होगा कि हम लोगों का लॉ का इंट्रो के बारे में। लेकिन जो बच्चे हम लोगों के साथ अब जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, आप सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आज की हम लोगों की जो क्लास होगी, दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें आप सब बच्चों को बताया जाएगा कि लॉ क्या होता है और बिजनेस लॉ क्या होता है। इसके बाद की जो हम लोगों की क्लासेस होंगी, उसमें हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से हम लोग अपना जो है ये सफर शुरू करेंगे फॉर द नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। आई होप आई एम विजिबल एंड आई एम ऑडिबल टू ईच वन ऑफ यू, राइट गाइज। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 पेपर्स हैं हम लोगों के पास, जिसमें से मैं जो आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो है हम लोगों का पेपर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये टोटल आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। समझ रहे हैं क्या होगा ये हम लोगों का? 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का ये आप लोगों का सिलेबस होगा। और जो सिलेबस होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आप लोगों को कंसेप्ट्स के अलावा आपको प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। देखो, पहले जब तक हम लोगों के पास सीपीटी का सफर हुआ करता था, सीपीटी के सफर में क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर्स आया करते थे।
ठीक है, आज भी मैथ्स का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर फोकस करना होगा हम लोगों को? कि हमारे कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन आंसर को पूरा अटेम्प्ट करना, उसको लिखना। ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों के पास केबीसी की तरह 4 ऑप्शन हुआ करते थे, है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरह, हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस हुआ करते थे। अब ये चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको आपको क्लिक करना होता था। लेकिन अब वो सिस्टम हम लोगों का खत्म हो चुका। 2017 में हम लोगों का सीपीटी की जगह पर आ गया है सीए फाउंडेशन, और ये सीए फाउंडेशन में आपका अकाउंट्स का पेपर और आपका लॉ का पेपर, ये दोनों ही चीजें आप लोगों की क्या रहने वाली हैं? ये आपकी सब्जेक्टिव होंगी और ये आपकी 100 मार्क्स की होंगी। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, आपको लिखना भी आना चाहिए। अब जैसा कि आप देखेंगे स्क्रीन पर, as you all can see, हम लोगों का ये जो बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है ना, पेपर नंबर 2, ये पेपर नंबर 2 के अंदर हो क्या रहा है? बिजनेस लॉ का पार्ट है जो कि है 60 मार्क्स का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पार्ट है जो कि है हमारा 40 मार्क्स का। मैं आप सब बच्चों के साथ ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर करवाऊंगी। बिजनेस लॉ का 60 मार्क्स का हम लोगों का ये जो सिलेबस है, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा चैप्टर है हम लोगों के पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, थर्ड चैप्टर होगा हमारे पास द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम लोग जो अपनी शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत किस चीज से करेंगे? वो शुरुआत करेंगे हम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आप लोग कहोगे कि मैम हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अपनी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, पार्टनरशिप हो, या फिर हो कंपनीज एक्ट, ये सभी के सभी चैप्टर्स बेटा मेरे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। दे ऑल आर माय इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, माय इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। दीज आर द इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। तो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है। अगर मैं पार्टनरशिप शुरू करूं, चाहे से मैं कंपनी लॉ शुरू करूं, आप लोगों को बस एक बेसिक क्लास आनी चाहिए कि लॉ क्या होता है और लॉ को पढ़ा कहां से जाता है। इसके अलावा आपको जो है सिर्फ फोकस करना पड़ेगा फिर किसके ऊपर? एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर। तो मैं आप लोगों के साथ ये सफर शुरू करूंगी with the chapter called the Indian Partnership Act 1932। अब 60 मार्क्स का ये जो बिजनेस लॉ है, इसके अलावा इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का एक पेपर और आ रहा है जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये चैप्टर आप लोगों का, ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये 40 मार्क्स का होगा। देखो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग को ना बच्चे ज्यादातर क्या कहते हैं कि ना ये हम लोगों का इंग्लिश का पेपर है। देन ऑनेस्टली यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में, या ये सब चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर आपको ज्यादातर सिखाया जाएगा कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। मतलब जब आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेंगे, राइट, आप लोगों को किस तरीके से जो है हम लोगों का आर्टिकल्स को लिखना है, किस तरीके से हम लोगों को पैसेजेस जो है वो अपने सॉल्व करने हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होगी, ये सारा का सारा आप लोगों का कंटेंट रहेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आप लोगों का 10 मार्क्स का बस इंग्लिश का पार्ट है, बाकी 30 मार्क्स जो है वो आप लोगों का क्या है? रिपोर्टिंग का पार्ट है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये जो 40 मार्क्स का हम लोगों का पेपर है, इसमें आप लोगों के चैप्टर्स के नाम आप लोगों को दिख रहे होंगे। कम्युनिकेशन, सेंटेंस टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव स्पीच, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, नोट मेकिंग, ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि हम 40 मार्क्स में कवर करेंगे। लेकिन हम अपने लॉ की ये जो क्लासेस हैं, हम इस पेपर नंबर 2 की जो क्लासेस हैं, इनकी शुरुआत करेंगे बिजनेस लॉ से। आज की क्लास में आप लोगों को बेसिक क्लास में बताया जाएगा कि लॉ क्या है, कहाँ से फॉर्म हुआ, इसको इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है हम लोगों को लॉ पढ़ने की। ये सब चीजें कवर जब हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उस फ्रेश चैप्टर का नाम क्या है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
1932। तो मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अब आती है कहानी कि बिजनेस लॉ जो कि 60 मार्क्स का है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो कि 40 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बिजनेस लॉ के इस पूरे चैप्टर, इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर, हम लोगों के पास कितने टॉपिक्स हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 जो कि 15 से 18 मार्क्स का होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि 10 से 15 मार्क्स का होगा। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो भी आपका 10 से 15 मार्क्स का होगा। कंपनीज एक्ट 2013 विच इज ऑल्सो ऑफ 10 to 15 मार्क्स। और एलएलपी आएगा हम लोगों का द एलएलपी एक्ट 2008 जो कि 5 to 7 मार्क्स का होगा। इस तरीके से बिजनेस लॉ का पूरा पेपर आप लोगों का 60 मार्क्स का होगा। समझ रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि जो बिजनेस लॉ का पेपर है वो आप लोगों का कितने मार्क्स का है। बिजनेस लॉ का पेपर है हम लोगों का टोटल 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के इस सिलेबस के अंदर हम लोगों का 40 मार्क्स का बीसीआर होगा और 60 मार्क्स का हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है, लॉ का पार्ट होने वाला है। अब क्या आती है बात कि ये जो आप लोगों का पेपर है ये होगा सब्जेक्टिव, ना कि होगा ऑब्जेक्टिव। ड्यूरेशन रहेगी हम लोगों की क्लासेस की जो कि 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। हम लोग हफ्ते में 3 दिन मिला करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी हम लोगों की, जो लाइव आप लोगों के साथ स्ट्रीम करी जाएंगी। ये आप लोगों को सारे लेक्चर्स लाइव तो मिल ही रहे हैं, लाइव आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर कोई भी आपका फ्रेंड जो लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकता है या आप लोगों का कोई भी लेक्चर स्किप हो जाता है तो उसके लिए आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी देख सकते हैं। तो ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी। क्लास हम लोगों की आज से स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी तारीख हो गई है 18 जून 2020। अप्रोक्सीमेटली अगस्त एंड तक या फिर सितंबर मैक्स हम लोगों का जो है वो सिलेबस ओवर हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन होगी एंड देन अक्टूबर में जो आप लोगों का सेल्फ स्टडी का टाइम है, आप लोगों के एग्जाम्स भी, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका अक्टूबर होगा पूरा सेल्फ स्टडी के लिए और नवंबर में आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे। अब हम लोग क्लास के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम एक तो स्टडी मटेरियल कवर करेंगे, दूसरा हम आरटीपी कवर करेंगे, एमटीपी एंड पास्ट ईयर एग्जामिनेशन हम लोग इसको भी कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो, फाइनली अब मैं अपना क्या स्टार्ट करने जा रही हूँ, लॉ। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया, अभी तक बस आप लोगों को बताया था कि हम लोगों का ये जो लॉ का पेपर है, हम लोगों का ये जो लॉ का पेपर है, पेपर नंबर 2, ये कितने मार्क्स का है, कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है और कितने चैप्टर्स इसके अंदर कवर्ड है। बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 100 मार्क्स का पेपर, 60 मार्क्स का लॉ इसमें से और 40 मार्क्स का हम लोगों के पास क्या आने वाला है, यहाँ पर इंग्लिश का पार्ट आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम इंग्लिश तो सीखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग रिपोर्टिंग जो है उसके बारे में भी कुछ बातें अपनी कवर कर लेंगे। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको तराजू दिखेगा, राइट, हैमर दिखेगा। यहाँ पर ये हम लोग इसको देखते के साथ ही ना एक अलग ही इंप्रेशन आता है हम लोगों के पास। कैसा इंप्रेशन आता है, दैट वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, वी गाइज आर टॉकिंग अबाउट द लॉ। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग अब बात कर रहे हैं लॉ के बारे में। तो देखिए जरा नेक्स्ट, अब लॉ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, लॉ के इस पार्ट के अंदर, लॉ के इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर हो क्या रहा है, आपको कई सारी बातें सिखाई जाएंगी। देखो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोगों के पास ना बिजनेस लॉ आ रहा है, हम लोगों के पास कौन सा लॉ आ रहा है, बिजनेस लॉ। लेकिन बिजनेस लॉ पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को आ जाना चाहिए क्या, कि लॉ क्या होता है। तो मैं आप लोगों के साथ आज 4 क्वेश्चन हैं जो कि कवर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या बताने वाली हूं सबसे पहले, देखिए सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों का लॉ का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लॉ।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वाई टू स्टडी लॉ, मतलब हमें लॉ के बारे में पढ़ना ही क्यों है, ऐसी क्या जरूरत है कि हमें लॉ के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। देखो, एक स्मार्ट सा बच्चा कहेगा कि मैम हम लॉ के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों का ये 60 मार्क्स का सिलेबस है। बहुत ही प्रैक्टिकल और बिल्कुल सही जवाब कि जो सबसे पहला रीजन लॉ को पढ़ने का है वो ये है कि मैम ये हमारे सिलेबस के अंदर कवर्ड है, टोटल 60 मार्क्स का है ना। नेक्स्ट मैं आपको, लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग लॉ का पेपर कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लॉ, दूसरा व्हाई टू स्टडी लॉ, नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ लॉ और फिर हमारे पास आ जाएगा सोर्सेज ऑफ लॉ, हम लोगों का ये लॉ कहाँ से अराइज हुआ। तो फिर से बताना चाहती हूँ, प्लीज स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, सुनिएगा जरा सा बच्चे ध्यान से, क्या कि हम लोगों का बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का अब सफर शुरू हो चुका है। बिजनेस लॉ क्या है ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हमारा लॉ का पार्ट जो है ना वो क्या कहता है, लॉ किस बारे में बात करता है और क्यों बात करता है। देखो, लॉ मीनिंग के बारे में बात करते हैं। लॉ के बारे में जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये गाइस जो भी आप लोगों को यहाँ पर पीपीटीज दिखाई जाती हैं, ये पीपीटीज आप लोगों को लिखनी भी होगी, ये पीपीटीज आप लोगों को लिखनी होंगी। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये जो शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं, ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों को लिखने होंगे। इसके अलावा हमारी तरफ से आप लोगों को जो है वो बुक्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी, एक बुक मिलेगी आपको, इसके अलावा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक हमारी तरफ से। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कवर्ड होगा, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ये सब चीजें उसके अंदर कवर्ड होंगी। तो अब आइए लॉ में मीनिंग ऑफ लॉ के ऊपर फोकस करते हैं। मीनिंग ऑफ लॉ, देखिए क्या है मीनिंग ऑफ लॉ। ये वर्ड जो है ना आप लोगों का, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द वर्ड कॉल्ड लॉ। ज्यादातर जब हम बच्चों से पूछते हैं कि लॉ का मतलब क्या है, तो किसी भी बच्चे के मुंह से बड़े आराम से निकलता है मैम लॉ का मतलब होता है कानून। लॉ का क्या मतलब होता है आप लोगों का? कानून। इसी कानून को, इसी लॉ के रिगार्डिंग हम लोग वर्ड लिखते हैं कि लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। लॉ का मतलब क्या है आप लोगों का? सेट ऑफ रूल्स। देखो क्या होता है, जब तक आप लोगों की लाइफ में कोई कायदा नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, तब तक आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग जो है अपनी लाइफ में सक्सेस पा पाएंगे। लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों रखी गई है, क्यों पढ़ना है हम लोगों को लॉ के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा था, ठीक है, कि लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स which governs our behavior and relation in a civilized society। ये जो लॉ होता है ये आप लोगों का एक रिटन प्रिंसिपल होता है जो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होगा और होगा आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये चारों की चारों लाइंस को अब हम करते हैं इन डिटेल। देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल आप एक बात मानकर चलिए, से मान लीजिए आप लोग अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, राइट। अब कार ड्राइविंग करते समय अगर आप लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि ट्रैफिक लॉज जो है उनको अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो क्या होने वाला है? क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा हम लोगों के साथ? होगा सिंपल इतना सा कि अगर आप लोगों ने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो बेटा चालान होगा, फाइन आप लोगों से चार्ज किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मानिए मैंने ना अभी नया नया जो है स्कूटी चलाना सीखा है, ठीक है, या मैंने नई नई कार ड्राइविंग सीखी है, अब या फिर स्कूटी चला रही हूँ, चलाते समय ना तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कैरी किया और ना ही मैंने कैरी किया है अपने साथ किसी भी तरीके का हेलमेट, ना मैंने हेलमेट पहना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। अब जो है वो मैंने स्कूटी जो है चलाना शुरू कर दिया। अब बिना लाइसेंस के, बिना आपके हेलमेट के अगर मैं स्कूटी चला रही हूँ तो आपको क्या लगता है, क्या मैं सही काम कर रही हूँ? व्हाट डू यू थिंक सो? एम आई डूइंग अ राइट जॉब? एम आई डूइंग अ राइट थिंग? नो। अब मुझे एक बात बताइए, वो स्कूटी जो मैंने अभी अभी जस्ट चलाना सीखा है उसको जब मैंने मेन रोड पर चलाना शुरू किया और जब मुझे एक पुलिस कांस्टेबल ने रोक लिया
कि मैम आप तो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, आपने तो लाइसेंस भी कैरी नहीं किया हुआ है, तो क्या मैं उनके सामने जाकर ये बात बोल सकती हूँ कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि हेलमेट भी पहनना होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि आई हैव टू कैरी द लाइसेंस ऑल्सो। आपको नहीं लगता कि वो मेरी बात पर यकीन करेगा या फिर नहीं करेगा? क्या करेगा वो? ही इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट मी, वो मुझे ट्रस्ट ही नहीं करेगा। वो सिंपल से एक बात कहेगा कि मैम अगर आप चला रहे हो स्कूटी तो हम मानकर चलेंगे कि आपको सारे ट्रैफिक रूल्स का नॉलेज होगा। समझ रहे हैं? एक बात बताइए ना बच्चे, अगर मैंने, हाँ जी देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप सब बच्चों को, अगर मैंने किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो उसके लिए मैं खुद तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपना नुकसान तो करूंगी ही करूंगी, साथ ही साथ मैं किसी और की जान भी तो जोखिम में डाल सकती हूँ ना, किसी और के लिए भी प्रॉब्लम जो है वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसीलिए लॉ मेकर्स क्या कहते हैं कि अगर सभ्य सोसाइटी में रहना है, सभ्यता के साथ रहना है, तो तरीका यही होगा कि आप लोग जो है कुछ कायदे और कुछ कानून के साथ रहिए। कुछ कायदे या कुछ कानून होंगे तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में आपका सर्वाइवल जो है वो अच्छा होगा। देखो जंगल राज थोड़ी ना है ये कि जब मन में आया जो मन में आया एक बड़े जानवर ने दूसरे जानवर को खा लिया, ऐसे तो नहीं होगा ना यहाँ पर आप लोगों का। क्या होगा? क्या होगा फिर हम लोगों का? सिंपल सी कहानी है कि जब भी बात करते हैं लॉ की, लॉ का मतलब क्या है? आपके कुछ सेट ऑफ रूल, आपके पास कोई कायदा कोई कानून होना चाहिए लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में अगर आप सामने वाले इंसान का मर्डर कर देते हो तो आपको क्या लगता है आप क्या सही काम कर रहे हैं? नहीं ना। अब अगर कोई डर ही ना हो, आपने किसी को मार दिया और आपको कोई डर ही नहीं है कि आपको जेल होगी या आपको सजा मिलेगी, तो आप तो पता नहीं कितने मर्डर्स करते जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर एक कायदा डाल दिया जाएगा, एक डिसिप्लिन एक कानून जो है आपके ऊपर थोप दिया जाएगा कि किसी का भी खून करना आप लोगों का एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अगर इस तरीके के सेट ऑफ रूल्स आपके ऊपर डाल दिए जाएंगे तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि आपके बिहेवियर के ऊपर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो लॉ का मतलब क्या है? ये आपके होते हैं रूल्स का एक सेट। लॉ क्या है? रूल्स का एक सेट है हम लोगों का विच गवर्न्स आर बिहेवियर। स्क्रीन पर प्लीज देखते रहिएगा। विच गवर्न्स आर which governs our behavior and relation in a civilized society। इस civilized society में रहने के लिए हमें किस तरीके से अपने behavior को control करना है, सब लोगों के साथ कैसे मिलजुल कर चलना है, इसके लिए कुछ कायदे और कुछ कानून बना दिए गए। वो कायदे और वो कानून आप लोगों के क्या डिक्लेयर कर दिए गए हैं? दे आर बीन टर्म्ड एज लॉ। एम आई क्लियर विद दिस? उनको हम लोग क्या बुलाते हैं कि ये हम लोगों के क्या है? लॉ। अब देखो क्या होता है, ये जो आप लोगों का लॉ है ना, मतलब मैं कहती हूं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, जैसा कि ये है आपके सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। अगर मैं होली बुक्स की बात करती हूँ, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपकी होली बुक्स थी, होली बुक्स जैसे गीता, कुरान, बाइबल, ये भी तो आप लोगों के कुछ कायदे कुछ कानून बताती है ना। ये जो आप लोगों के सेट ऑफ रूल्स होती है वो हमको क्या बताते हैं? जो भी हमारे पास गीता है, कुरान है, बाइबल है या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है, ये आप लोगों की जितनी भी हम लोगों की होली बुक्स हैं, ये भी तो हमको कहीं ना कहीं जिंदगी को जीने का कायदा बताती है कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, दूसरे का नुकसान मत करो। ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोगों को कौन बताता है? गीता, कुरान, बाइबल या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि है हम लोगों की होली बुक्स। अब क्या होता है कि बेटा ये जो होली बुक्स थी ना आपकी, आप एक बात बताइए, आप इसको यहाँ पर बैठकर इंडिया में बैठकर अगर आप उसको पढ़ रहे हैं या फिर आप उसको अमेरिका में जाकर पढ़ रहे हैं, अमेरिका में आपने जाकर गीता को परचेज किया या बाइबल को परचेज किया, उसी बाइबल को आप लोग अगर इंडिया में पढ़ते हो तो क्या उसका कंटेंट जो है वो चेंज हो जाएगा? क्या लगता है आपको?
जो गीता का या कुरान का जो कंटेंट है, क्या वो आप लोगों का चेंज हो जाएगा? द आंसर इज नो। चाहे से आप गीता को, कुरान को, बाइबल को इंडिया में पढ़े, चाहे से आप उसको इंडिया के बाहर पढ़े, हम लोगों का ये जो होली बुक्स का कंटेंट है ये बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। यानी कि एक पिक्चर तो क्लियर हो गई कि मैं इसको चाहे कहीं पर भी पढ़ लूं, जो कायदे आपको जिंदगी को जीने के दिए गए हैं वो कायदे जितने हम पर एप्लीकेबल हैं उतने ही आपके फॉरेनर्स पर भी एप्लीकेबल होते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि होली बुक्स जो होती हैं वो तो आप लोगों की कंट्री टू कंट्री डिफरेंट नहीं होती है। बाइबल को इंडिया में पढ़ो, बाइबल को अमेरिका में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के लिए ये सब चीजें उतनी ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन जब मैं कानून की बात करती हूँ ना, तो ये जो आप लोगों का लॉ होता है ये आपका बच्चे ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, किसको ध्यान में रखते हुए? एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ही आप लोगों का लॉ का पार्ट भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि गीता या फिर कुरान की तरह, गीता या फिर कुरान की तरह ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों का सेम रहेगा। मतलब मैं इंडिया में चाहे आज से देखो, गीता जो है 100 साल पहले पढ़ी थी तब भी सेम थी, 100 साल बाद पढ़ रहे हो तब भी सेम है, और 100 साल और आगे बाद जाकर पढ़ोगे तब भी वो आपकी सेम ही रहने वाली है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। लेकिन जब मैं लॉ की बात करती हूँ तो ये लॉ का जो आपका पार्ट है, जरूरी नहीं है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो आपका 10 साल बाद भी होगा या वो आपका 20 साल बाद भी होगा। बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से आपका लॉ जो है वो भी चेंज होता रहता है। समझ रहे हैं? बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से आप लोगों का लॉ भी चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे आप लोगों के सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज होते जाएंगे। तो आपको इन सभी चीजों का ख्याल रखना है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब आई एम जस्ट शोइंग यू द पीपीटी। मैंने आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ाया कि आपका जो कानून होता है, आप लोगों का जो लॉ होता है, लॉ क्या है? लॉ का मतलब है आप लोगों का सेट ऑफ रूल्स। लॉ का मतलब क्या है हम लोगों का? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई एक रूल नहीं होगा, रूल्स के प्रॉपर सेट होंगे, ठीक है। एक रूल नहीं होगा हम लोगों के पास, क्या होने वाला है? रूल्स के कुछ सेट होंगे। ये जो रूल्स हैं हम लोगों के, ये इनका इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्न करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, ठीक है। बाहर से शोर आ रहा है, ध्यान देखिए। नाउ यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, गवर्न करने का मतलब क्या है? कंट्रोल करना किसी भी तरीके से। किसको कंट्रोल करना? आपके इंसानों के बिहेवियर को और रिलेशंस को। खुद सोचो यार, अगर हम लोगों के पास रेड लाइट्स ना होती, है ना, तो हर इंसान का जब मन करता, भाई उसका व्हीकल है, उसकी बाइक, उसकी स्कूटी, उसकी कार, तो वो जब मर्जी उसको उठाएगा और लेकर चला जाएगा। तो लॉ मीन्स व्हाट? लॉ मीन्स द सेट ऑफ रूल्स which governs our behavior and relation in a civilized society। अगर आप लोगों का रेड लाइट्स होंगी तो हम इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे, हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे कि भैया रेड लाइट हो तो रुक जाना। और इस तरीके से अगर रेड लाइट होने पर आप लोग रुक जाते हैं तो आप बाकी के लोगों को भी मौका देते हैं कि वो जो है पब्लिक रोड्स का इस्तेमाल फ्रीली और बड़े ही आराम से कर सकते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं, रेड लाइट्स आ गई, ट्रैफिक रूल्स आ गए, उसके बावजूद भी हम लोगों के पास एक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन फिर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम हो गई ना। सोचो, अगर रेड लाइट्स ना होती, ट्रैफिक रूल्स हम लोगों के पास ना होते, तो क्या होता? सिंपल सी बात है भाई, हम लोगों का जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता? हमारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स, डेथ्स पे डेथ्स, इतनी ज्यादा डेथ्स हो जाती। तो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए
जिस कायदे और जिस कानून को हम लोग लेकर आते हैं उसी को क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, लॉ। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आती है बात कि ये जो लॉ होता है आप लोगों का, ये बच्चे डिफरेंट होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, ठीक है, जो आपने इंडिया में लॉ पढ़ा है वो आप लोगों का कनाडा में भी होगा। यार खुद बताओ ना, इंडिया के जो ट्रैफिक रूल्स हैं क्या वो आप लोगों के कनाडा के ऊपर भी अप्लाई होते हैं? द आंसर इज नो। क्या कनाडा के जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो आप लोगों के इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज हम लोगों का ये जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये आपके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं कंट्री टू कंट्री। तो हमारा लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो मैं जितनी मर्जी अच्छी गाड़ी चला लूं, जितने अच्छी मर्जी तरीके से मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लूं, अगर मैं कनाडा जाऊंगी तो मैं वहां पर जो है इंडियन रूल्स को एप्लीकेबल नहीं कर पाऊंगी। समझते ना इस बात को, अगर मैं वहां जाती हूं तो मैं इंडियन रूल्स को एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। क्लियर है? अब ये जो आप लोगों का लॉ होता है ये क्या है, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर वर्ड का मतलब क्या है, बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से आपका कानून भी चेंज हो जाता है ना। बदलते जमाने की, देखो जैसे लॉकडाउन का सिचुएशन आप देखो, जब तक आप लोगों के कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, तो कानून अभी तक ना हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही बारी में पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया कि पूरा देश जो है वो लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन जब इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे, कई स्टेट्स में आपके डबल हो रहे थे, कई स्टेट्स में थे ही नहीं, और आपके जो है इकोनॉमिक जो आपके जो हमारी इकोनॉमिक हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी कंट्री की वो भी डाउनफॉल पर आने लगी, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि लॉकडाउन करना है या फिर नहीं करना है, इसकी जो डिसीजन है वो स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कहीं पर बहुत ज्यादा थे और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोगों को इकोनॉमिक हमारा जो हमारे इकोनॉमिक हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिक्स हम लोगों के जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको सुधार करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों का बिजनेस भी स्टार्ट किया जाए। सब कुछ ठप कर कर बैठा जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने क्या किया, ये जो डिसीजन था कि पूरे देश में लॉकडाउन कर दो, इस डिसीजन को चेंज किया। ठीक है, इन्होंने पहले इसको 21 दिन का लॉकडाउन किया, फिर इसको 14 डेज का लॉकडाउन किया। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद क्या कह दिया, उसके बाद फिर उन्होंने लॉकडाउन तो लेकर आए मगर कुछ चीजें उन लोगों ने ओपन अप कर दी। कुछ चीजें जैसे बेसिक नेसेसिटीज की जो शॉप्स हैं वो ओपन रहेगी, एक टाइम स्लॉट दे दिया। समझ रहे हो? तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई पूरा लॉकडाउन कर लेने से सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, लोगों के पास खाने पीने के बिल्कुल ही लाले पड़ जाएंगे। तो इसी बात को समझते हुए क्या किया गया, लॉकडाउन के जो आपके लॉस थे ना उसके अंदर बदलाव लेकर आया गया। तो वो जो बदलाव आए वो क्यों आए, बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से। तो लॉ हम लोगों का यही कहानी तो सुनाता है। ऐसा नहीं है गीता या कुरान की तरह एक बार लॉ बन गया तो अब भूल जाओ जी, हजारों साल कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ में बदलाव आएगा, कब आएगा, तब आएगा जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से कानून भी बदलेगा, ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होगा, और ये आप लोगों का बेटा हमेशा होता है इन फॉर्म ऑफ द रिटन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। प्रिंसिपल्स जो है, क्या मतलब होता है प्रिंसिपल्स का, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड प्रिंसिपल्स? सिद्धांत, कहीं ना कहीं ये भी तो सिद्धांत है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं हमारे लिए, ये प्रिंसिपल्स हैं, उन सिद्धांतों पर, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमारा बेस्ड होता है। तो ये जो लॉ होगा ये ज्यादातर बच्चे आप लोगों का क्या होगा, इट विल बी इन अ रिटन फॉर्म। It will be in a written form. Now,
हम लोगों को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोगों ने अभी तक ना अपना सिर्फ पहला टॉपिक जो है लॉ की सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया है कि लॉ का मतलब क्या है। अब आप लोगों से अगर कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड लॉ, तो आप क्या कहेंगे कि ये होते हैं हमारे कुछ कायदे और कुछ कानून। दे आर द सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इंसानों के बिहेवियर और उनके रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। वो सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी में कैसा रिश्ता बनाकर रखते हैं, उन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? अपने सेट ऑफ रूल्स। और इनको क्या नाम दे दिया गया है बच्चे? इनको नाम दिया गया है आप लोगों का लॉ। नाउ नेक्स्ट, ये आप लोगों के हमेशा रिटन फॉर्म में होंगे। कंट्री टू कंट्री ये आप लोगों के डिफरेंट होंगे और ये आपके क्या होंगे? दे विल बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। दे विल बी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये याद रखिएगा इस बात को। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोगों की। वाई शुड वन नो द लॉ? आपको लॉ के बारे में जानना क्यों है? क्यों जानना है? देखो क्या कहा गया है, एक बहुत ही ना इंपॉर्टेंट बात समझाई गई है यहाँ पर, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर एक लाइन मैं आप लोगों के सामने लिखूंगी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। देखो एक्सक्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है? बहाना। एक्सक्यूज वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है आप लोगों का? बहाना, है ना? कि आप लोग जो है ना करने के, कहते हैं ना करने के 100 बहाने, करने का बस एक ही करना है। ना पढ़ने के 100 बहाने कि हमारा कमर में दर्द हो रहा है, मैम मूड नहीं कर रहा है, मूवी देखने का मन कर रहा है। तो ना करने के तो बहुत सारे रीजंस होंगे कि हमें क्यों नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये कि हमको पास होना है। ठीक है, तो हम लोगों का एक्सक्यूज वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? बहाना कर देना। ठीक है, एक तरीके का कि हमको तो आता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। राइट, एक्सक्यूज मतलब बहाना। लॉ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं क्या है, ये हम लोगों का सेट ऑफ रूल्स। और इग्नोरेंस वर्ड जो होता है ना, उसका मतलब होता है अनअवेयर। अनअवेयर जो है मतलब जानकारी ना होना, अनजान रह जाना किसी भी ना किसी बात से। एक बात बताइए, मैं स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है, और उसको चलाकर मैं मेन रोड पर भी लेकर जा रही हूँ। अब मेरी स्कूटी है, मैं चला रही हूँ, मैं ही उसके ऊपर बैठी हुई हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से चला रही हूँ, है कि नहीं? अब मैंने हेलमेट भी नहीं पहना और मैंने जो है वो स्पीड लिमिट जो है ना उसको भी मैंने एक्सीड कर दिया। मतलब मैंने जितना स्पीड रखना चाहिए था स्कूटी का, मैंने उससे डबल स्पीड में मैं स्कूटी चला रही हूँ। अब आगे जब मैं गई तो आगे जाकर मुझे कौन मिले? हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे क्या कहते हैं कि मैम आप तो अपनी स्पीड क्रॉस कर रही हैं, तो अब आपका चालान कटेगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर मैंने उस टाइम पर ये बोला कि सर आई एम सॉरी, मुझे तो ना मतलब लॉ के बारे में पता ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है किसी भी तरीके से, मुझे पता ही नहीं था कि हेलमेट पहन कर निकलना चाहिए, मुझे पता ही नहीं था कि कोई स्पीड लिमिट भी है, मुझे लगा मैं चला रही हूँ, मेरी स्कूटी है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा हमारे वो जो पुलिस कांस्टेबल, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल थे, वो मुझे क्या कहते हैं कि मैम क्यों बहाना कर रहे हो, क्यों आप बच्ची बनकर दिखा रहे हो, आप तो सब जानती हैं अच्छे तरीके से, अगर आप स्कूटी चला रही हैं तो ये बात आपसे उम्मीद होगी कि आप पहले से ही जानती हैं ट्रैफिक लॉस के बारे में। आपको नहीं पता ट्रैफिक लॉस के बारे में, हम मान ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर रही हैं? बहाना कर रही हैं। आप बचना चाहती हैं चालान पे करने से। तो अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमें लॉ ना आए, तो ये सब बातें नहीं चलेंगी। मान लेंगे कि अगर आपको लॉ के बारे में नहीं पता तो वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है, कोई बहाना नहीं है। इसी लाइन को कैसे बोला जाता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं इसको? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कि आप लोग जितना मर्जी क्यों ना बोले,
जितना मर्जी हमारी इस बारे में बातचीत क्यों ना हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको उसका कानून आना चाहिए। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ इसके रिगार्डिंग। और से एज फॉर एग्जाम्पल हमारे ना कोई स्टूडेंट है जिनका नाम है, स्टूडेंट का नाम है हम लोगों का अजय। ठीक है, अजय जो है ना वो कौन है, वो है मेरा स्टूडेंट। अब अजय ने क्या किया, एक दिन मुझको अप्रोच किया और कहता है कि नीति मैम, मैं सोच रहा हूँ एक खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करने के बारे में। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है हमारे इस इंस्टीट्यूट की हमारे साथ क्या बन जाए, पार्टनर बन जाए। अब मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपके साथ जो है इंस्टीट्यूट चलाऊं, मैं आपके साथ ये सारे काम कर पाऊं, तो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अजय मुझे कहता है, अरे मैम आप टेंशन मत लो, आपको रोज आने की जरूरत नहीं है, आपको रोज बिजनेस संभालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, मैं बिजनेस को संभालूंगा, आप बस अपने आइडियाज शेयर करो, थोड़ा सा पैसा लगा दो और उसके बाद चलाते हैं बिजनेस। अब क्या हुआ, अजय ने और मैंने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर क्या किया, अपना खुद का बेटा एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया है हम लोगों ने, अपना खुद का एक बिजनेस जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब क्या हुआ, ये जो बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है देखो जरा। अजय जो मेरा एक स्टूडेंट है और मैं अजय की फैकल्टी, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया। अब जब पैसा भी लगाने की बारी आई ना, तब भी मैंने क्या बोला अजय को कि अजय देखो, मैं ना बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि भाई मैं बिजनेस संभाल भी नहीं रही हूँ ज्यादा। ठीक है बिजनेस कर रहे हैं, मगर मैं जो है इतना इन्वेस्टमेंट करूंगी मैं अपनी तरफ से। मान लीजिए मैंने क्या बोला, मैं अपनी तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट करूंगी, 1 लाख। तो अजय कहता है मैम कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं आराम से अपनी तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2 लाख का। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी, 2 लाख का। मतलब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अजय, और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, तुम्हारी नीति मैम। अब हम दोनों मिलकर फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब देखो, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस करते समय सिर्फ आप लोगों का टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ कैपिटल इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत सारी चीजें। आप कैपिटल भी लगाते हो, आपको बिजनेस को टाइम भी देना है। ठीक है, आपको बिजनेस के लिए प्रॉपर अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी, नए नए आइडियाज लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस कंडक्ट करना पड़ेगा। अब हुआ क्या, कैपिटल जो कि 2 लाख की है, ठीक है, इसमें मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं 1 लाख, और अजय ने कितना पैसा लगाया है, टोटल 2 लाख। अब हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और फाइनली हम लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने एक प्रॉपर प्लेस ली, वहां पर हमने चेयर्स लगवाई, बोर्ड लगवाए, स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज लगवाई, एसी लगवाया, ठीक है, कूलर्स लगवाए या फैंस भी लगवाए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम लोगों ने मेंटेन करवाया। ठीक है, इसके अलावा हमने वाटर कूलर हो गया, मतलब कितना सारा खर्चा आया आप देख रहे हो। बुक्स बनवाई बच्चों के लिए, बच्चों से एडमिशन्स करवाए, फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज दी। कितना सारा काम होता है ना एक बिजनेस के अंदर। जब इस बिजनेस को हैंडल करने की बारी आ रही थी ना, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो हैंडल कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, अजय। सबसे ज्यादा टाइम जो दे रहे थे वो कौन दे रहे थे, हमारे अजय। यानी कि टाइम भी सबसे ज्यादा इनकी तरफ से इन्वेस्ट हो रहा था, और एनर्जी भी सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से इन्वेस्ट हो रही थी। मैं आती थी, ठीक है, मैं भी सजेशन देती थी कि अजय ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करा लो, इसको इस तरीके से करा लो, उस फैकल्टी को हायर कर लो, बच्चों के मॉक टेस्ट पेपर्स रखवा लो। मतलब मैं अपनी तरफ से क्या कर रही हूँ, अजय को पूरा का पूरा मैं जो है फ्रीडम दिया है कि वो अपने तरीके से काम करे। मैं और अजय तो हफ्ते में एक बार ही मिलते हैं। मैं अजय को सारा का सारा काम समझा देती हूँ कि अजय, आने वाले इस हफ्ते के अंदर ये क्लासेस रखवाना,
इन फैकल्टीज की क्लासेस रखवाना, एम्प्लॉयज का पेमेंट कर देना, मतलब ये सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। अब मैं बोल जाती थी और सारा काम आपका फिर संभालता कौन था? हमारा अजय। अब देखो हुआ क्या, अजय जो है वो काम संभाल रहे हैं, ठीक है। अजय जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस जो है हमारी तरफ से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब काफी टाइम बीत गया, 1 महीना 2 महीना करते 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 ना पूरा 1 साल बीत गया। और पहले ही साल में हम लोगों को काफी मुनाफा हुआ, पहले ही हम लोगों को साल में हम लोगों को काफी प्रॉफिट हुआ। तो अब अजय इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि मैम हम लोगों को तो प्रॉफिट हुआ। जब मैंने पूछा कि बता बेटा जरा कितना प्रॉफिट हुआ है, तो अजय कहता है कि मैम जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है मैम 6 लाख का। देखो इन्वेस्टमेंट टोटल जो गई थी वो कितने की गई थी? 3 लाख की। 2 लाख अजय ने लगाए थे और 1 लाख रुपया किसने लगाया था? मैंने लगाया था। लेकिन जब प्रॉफिट्स लेने की बारी आई तो प्रॉफिट्स कितना हुआ? प्रॉफिट्स हुए हैं आप लोगों के टोटल 6 लाख रुपए के, 6 लाख के प्रॉफिट हुआ है। अब अजय बड़ा खुश हो गया कि 6 लाख का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मतलब, प्रॉफिट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस हमने खत्म कर दिए, बियर कर लिए, उसके बाद ये पैसा बचा है हमारे पास। यानी कि हम अपने फैकल्टीज का पेमेंट भी कर चुके हैं, हम बिजली के सारे बिल्स पे कर चुके हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज दे चुके हैं, सारे के सारे काम कर लिए हमने। क्या किया? सारे के सारे काम कर लिए। उसके बाद हम लोगों के पास जो ये प्रॉफिट बचा, वो कितना प्रॉफिट बचा है? वो बचा है प्रॉफिट टोटल 1 लाख, आपका 6 लाख रुपए। अब मुझे अजय क्या कहता है कि मैम चलो ऐसा करते हैं, पार्टी करते हैं, डोमिनोज चलते हैं, ठीक है। अभी तो पता नहीं कब खुलने वाला डोमिनोज, आप लोगों का लॉकडाउन का जैसा सिस्टम चल रहा है, इट्स रियली डिफिकल्ट राइट, ये अभी कोई रेस्टोरेंट या ये सब चीजें आपकी ओपन अप हो पाए। बट फिर भी क्या हुआ कि अ, मुझे बोलता है अजय कि मैम पार्टी करते हैं, मिलते हैं, और उसी वक्त पे हम जब पार्टी करेंगे, पिज्जा विज्जा खाते हैं, और 6 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं ले आऊंगा और मिलकर इसको आप डिवाइड कर देना। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाइयो। अब अजय जो है इसने क्या किया, मुझे डोमिनोज में मिला, डोमिनोज में पूरे 6 लाख रुपया भी लेकर आया। अब जब 6 लाख रुपया अपने साथ लेकर आया ना, तो अपने बैग में उसने रखे हुए थे और मुझे थमा दिए। मुझे सौंपने के बाद 6 लाख रुपए क्या कहता है, मैम आप जल्दी से ना इनको बांटना शुरू करो, ठीक है, फटाफट से इसको डिवाइड करो आपके और मेरे बीच में, मैं तब तक ना पिज्जा ऑर्डर कर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा जा फटाफट से पिज्जा वगैरह ले आओ, अच्छा प्रॉपर चीज वीज डलवा कर लेकर आना, खूब वेजीज होनी चाहिए और खूब सारे चीज होना चाहिए, एंड देन उसके बाद विल हैव इट। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो पिज्जा लेकर आया, आकर बैठा, मुझे बोला लाओ मैम फटाफट से अब मेरे हिस्से का प्रॉफिट मुझको दे दो। मैंने कहा हाँ बेटा फटाफट से ले लो। अब जब ये प्रॉफिट को डिवाइड करने की बारी आई, तो मैंने इस प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया? मैंने क्या बोला कि सुनो अजय, ये लो तुम्हारा प्रॉफिट, मेरी तरफ से मैंने अब अजय को कितना प्रॉफिट दिया है? मैंने अजय को सौंप दिए 3 लाख रुपए, कितने में से? 6 लाख में से। और मैंने अपने पास कितने रख लिए? 3 लाख रुपए, है ना, कितने में से? 6 लाख रुपए में से। अब अजय को तो गुस्सा आ गया। अजय कहता है मैम एक बात बताओ, आप तो बड़े मतलब क्लेवर निकले, एक बात बताओ मुझे कि जब कैपिटल लगाने की बारी आई तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसने लगाई है? अजय ने, है ना। टाइम देने की बारी आई तो सबसे ज्यादा टाइम किसने दिया है? अजय ने। एनर्जी, टाइम, कैपिटल, सबसे ज्यादा ये सब चीजें अगर किसी ने दी है तो वो किसने दी है? अजय ने दी है। तो अजय मुझे क्या कहता है कि मैम सारा काम मैं करूं, पैसा मैं ज्यादा लगाऊं, टाइम मैं दूं, एनर्जी मैं लगाऊं, और जब प्रॉफिट खाने की बारी आए तो मैम आप 50-50 ले जाओगे? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा मैम। तो मैंने कहा फिर अजय तू ही बता कैसे होगा? तो अजय कहता है मैम मेरे हिसाब से, किसके हिसाब से? अब अजय के हिसाब से। अजय कहता है कि ये जो 6 लाख रुपया है ना, ये कैपिटल के रेशियो में बटेगा। कैपिटल का जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा? 6 लाख का
जो 2/3 होगा, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो गया, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख यानी कि 2/3। हमारे अजय कहते हैं कि मैम 2/3 जो हिस्सा है ना वो मुझे मिलेगा और 1/3 हिस्सा आपको मिलेगा, क्योंकि आपने पैसा भी कम लगाया है ना, आपने एनर्जी भी कम लगाई है, आपने टाइम भी कम दिया है। मैम आप तो हफ्ते में 1 दिन आते थे, बाकी का सारा सारा दिन इंस्टीट्यूट जो चलता था वो किसके भरोसे चल रहा था? अजय के। किसके भरोसे चल रहा था हम लोगों का ये इंस्टीट्यूट? अजय के भरोसे ही तो चल रहा था ना, है कि नहीं? तो इसीलिए अजय हम लोगों को क्या कहते हैं कि मैम ये जो आप लोगों का 6 लाख का, ये जो हमारा 6 लाख का प्रॉफिट आया है ना, इसका 2/3 तो ना मुझे मिलेगा, इसका 2/3 अजय को मिलेगा, यानी कि अजय कहता है कि इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 4 लाख। और अजय के हिसाब से मुझे प्रॉफिट जो है वो कितना मिलना चाहिए? 2 लाख, अकॉर्डिंग टू अजय। नीति मैम को कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट? 2 लाख का। और अजय को हमारे कितना मिलना चाहिए? पूरा 4 लाख का। मैंने कहा सॉरी, ऐसे तो नहीं होगा, प्रॉफिट तो 50-50% ही बटेगा। अब इतने में मैंने पता है क्या किया, मैंने उठाए 3 लाख रुपए और फटाफट से दौड़ लगाई और डोमिनोज से बाहर आ गई। ठीक है, बाहर आई और फिर मैं अपने घर आ गई। अजय ने क्या किया, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि नीति मैम ने क्या किया है, नीति मैम ने जो है वो 3 लाख का प्रॉफिट रख लिया है, जबकि नीति मैम का प्रॉफिट कितना बनता है अजय के हिसाब से? देखो जरा स्क्रीन पर, अजय के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना बनता है? अजय के हिसाब से बच्चे मेरा प्रॉफिट बनता है 2 लाख, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा प्रॉफिट जो बनता है वो कितना बनता है? 3 लाख। अब क्या करें, कितने में बांटे कितना पैसा? हो गई कंफ्यूजन। तो अजय ने फाइनली मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मी। कैसा केस फाइल कर दिया? अजय कहता है कि नीति मैम जो है ना बहुत खराब है, उन्होंने हमारा पैसा जो है ले लिया, ठीक है, अब तो मैं इनके अगेंस्ट केस करूंगा। अब देखो जी जरा केस कैसे हुआ। केस फाइल हो गया, किसके अगेंस्ट? मेरे अगेंस्ट। अजय वर्सेस नीति। देखो जब भी केस का नाम लिखा जाता है कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है, वो शख्स, वो आप लोगों का इंसान जो केस को फाइल करता है उसका नाम पहले आता है और उसको नाम क्या दिया जाता है? प्लेंटिफ। उसको नाम क्या दिया जाता है? प्लेंटिफ। लेकिन जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है उसका नाम क्या रखा जाता है? डिफेंडेंट। प्लीज लिखिएगा इसको साइड बाय साइड। हाँ, अजय ने केस फाइल कर दिया कि नीति मैम जो है ये तो फ्रॉड है, इन्होंने मेरा पैसा मार लिया है, क्योंकि अजय के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए? 50%। अब जब केस फाइल हुआ तो जो अजय थे ना ये अपने लॉयर को भी लेकर आए, मैं अपने लॉयर को साथ में लेकर आई, हो गया जी हम लोगों के बीच में डीलिंग स्टार्ट। दोनों अपने अपने लॉयर्स को लेकर आए और हम लोगों के बीच में क्या स्टार्ट हो गई है? डीलिंग स्टार्ट हो गई है। अब जब लॉयर्स ने बातचीत करी ना, बात करी, सब कुछ किया, मुझसे भी पूछा गया कि क्या मैम वाकई में आपने 3 लाख रुपया लिया था और उसके बाद आप डोमिनोज से भाग गए थे? तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये तो मुझसे लड़ना शुरू हो गया था तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इसीलिए मैं वहां से उस पर्टिकुलर प्लेस से वहां से चली गई थी। ठीक है, मेरे को वो ही सही लगा। तो ये बात भी चलो सामने आ गई। अब हुआ क्या, जो हमारे लॉयर थे, मतलब जो मेरा लॉयर था ना, उसने अजय को कटघरे में बुलाया, उसने अजय से इंस्पेक्शन करी, अजय से बातचीत करी और अजय को कटघरे में बुलाया और बुलाकर क्या बोला? अजय को कटघरे में बुलाया, ठीक है, और बुलाकर क्या बोला है? क्या बोला कि अजय एक बात बताइए, क्या आपका नीति मैम के साथ कोई ऐसा डिसीजन हुआ था कि जो प्रॉफिट बटेगा वो आपका कैपिटल के रेशियो में? क्योंकि अजय जो है, देखो जरा अजय क्या चाहते हैं, अजय चाहते हैं, अजय कहते हैं कि प्रॉफिट
to be distributed, profit to be distributed in the ratio of capital invested, in the ratio of capital invested। इसीलिए अजय कहता है कि अजय को जो टोटल पैसा मिलना चाहिए, इसको लिखेगा अपनी सारा, वो टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए 4 लाख, और अजय के हिसाब से मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। लेकिन जब मेरी बात आई तो मैंने क्या बोला, profits to be distributed equally। प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आप लोगों का जो प्रॉफिट बांटा जाएगा ना, वो प्रॉफिट आप लोगों का कैसे बांटा जाएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो हुआ क्या, मेरे लॉयर ने ना अजय से बस कुछ सवाल करे। क्या सवाल करे, मेरे लॉयर अजय से पूछते हैं कि क्या आपने पहले से ऐसा कुछ डिसाइड किया था नीति मैम के साथ कि प्रॉफिट कितना डिवाइड किया जाएगा, किस हद तक कितना आप लोगों का ये प्रॉफिट दिया जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, किसी भी तरीके का ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। अजय ने भी बोला अजय नहीं, हम लोगों का तो ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं था। फिर अजय से पूछा गया कि क्या आपका नीति मैम के साथ कोई ओरल या फिर कोई रिटर्न अग्रीमेंट था कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। तो अजय कहता नहीं, ऐसा तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। तो जब ये सारी बातचीत हो रही थी, ठीक है, जब ये आप लोगों की सारी बातचीत हो रही थी, और जैसे ही अजय ने हमारी ये बात बोली, क्या बात बोली अजय ने सिंपली बस ये बात बोली कि जितना भी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैपिटल के बेसिस पे। अजय बोलता है इतनी बात, लेकिन पार्टनर्स के बीच में तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। जैसे ही अजय ने बोला कि नहीं मेरा नीति मैम के साथ कोई जो है रिकॉर्ड नहीं है, या नीति मैम के साथ कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ऐसा पहले नहीं था कि प्रॉफिट कितना बांटा जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये बात आप लोगों का कौन बोलता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप लोगों के सामने ये जो चैप्टर है, जिससे मैं अपना ये लाइव बैच आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी। हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ही अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की, जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोगों के पास है बेसिक क्लास। आज है हम लोगों की एक बेसिक क्लास। ये जो बेसिक क्लास है, इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? अब देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये जो आप लोगों का कानून है पार्टनरशिप एक्ट, ये कानून हम लोगों को क्या सिखाता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके पार्टनर्स ने, जिनके बीच में चल रही है पार्टनरशिप, कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, हम दोनों ने मिलकर क्या पहले कुछ ऐसा डिसाइड किया था कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा वो कितना होगा, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। तो अगर आपके पार्टनर्स ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम चलेंगे। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि दोनों के दोनों जो पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो प्रॉफिट आपका डिवाइड होगा, वो किस तरीके से डिवाइड होगा, इक्वली। इक्वली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना,
उस 6 लाख में से 3 लाख का प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा? अजय के, और 3 लाख का प्रॉफिट किसकी जेब में आ जाएगा? मेरे। तो अब मुझे बताओ ये केस कौन जीत गया? अजय तो ये केस को हार गया ना। केस फाइल किसने किया था? अजय ने। हार भी कौन गया यहाँ पर? अजय। अब अजय फिर वहां पर फैल गया, लड़ने लग गया, रोने लग गया कोर्ट के अंदर ही कि नहीं 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 नहीं, ये तो नीति मैम ने मेरे साथ गड़बड़ कर दी, नीति मैम ने पहले से डिसाइड नहीं किया है ना, और अब लॉ जो है वो आपका बीच में आ गया। मैं तो जानता ही नहीं, अजय ने बोली इतनी बात। अजय क्या बोला कि मैं तो जानता ही नहीं था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कुछ इस तरीके की बात करता है। अब एक बात बताओ, आप पार्टनरशिप बना रहे हो, आपको 1 साल हो गया पार्टनरशिप चलाते हुए नीति मैडम के साथ, है ना। मेरे लॉयर ने, मेरे जजेस ने अजय से पूछा कि एक बात बताओ, आपको पार्टनरशिप चलाते हुए कितना समय हो गया? अजय कहता है 1 साल। आपको अभी तक भी नहीं पता कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है? आपको पता होना चाहिए था। अगर मैं सड़क के ऊपर स्कूटी चलाती हूँ तो मुझसे उम्मीद होती है कि मुझे ट्रैफिक लॉज आने चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं पार्टनरशिप चला रही हूँ तो मुझसे उम्मीद होगी कि मुझे पार्टनरशिप एक्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो वो आपकी गलती है, वो बहाना नहीं चलेगा, वो बहाना मान लिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और बहाना है वो, ठीक है, कोई एक्सक्यूज, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चलने वाला। ऐसे बहाने आप लोगों के नहीं चलने वाले कि जी हमें तो कानून आता ही नहीं था, आना चाहिए था। उम्मीद है आपसे। देखो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, है ना। क्या बनने जा रहे हैं आप लोग? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। अब आप लोगों ने सीए कर लिया, उसके बाद अगर आप लोगों से कोई कंपनी लॉ पूछे, कोई लॉ के बारे में जानकारी लेना चाहे और आप ये कह दें जी हमें तो आता ही नहीं है, तो क्या कोई आपकी बात पर यकीन करेगा? हर कोई कहेगा अरे यार या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ है कि इसको अभी तक भी अपना लॉ जो है वो समझ में नहीं आया, है ना। क्यों? क्योंकि उम्मीद होगी कि आप हैं अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको टैक्सेशन, आपको अकाउंटिंग और आपको डायरेक्ट टैक्सेशन या लॉ, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है इसके बारे में। उसी तरीके से अगर मैं अपनी खुद की बनाती हूँ कंपनी, अगर मैं खुद की क्या बनाती हूँ, अपनी एक कंपनी, तो मुझसे उम्मीद होगी कि मुझे कौन सा कानून जो है वो आना चाहिए। कानून का नाम है द कंपनीज एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013। उसी तरीके से बच्चे, अगर आप लोग अपनी पार्टनरशिप बना रहे हैं तो आपको कौन सा एक्ट आना चाहिए? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। जस्ट बिकॉज आपको लॉ नहीं आता या आप अवेयर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और का नुकसान करा देंगे। जस्ट बिकॉज अजय को लॉ नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि अब नीति मैम जो है कम प्रॉफिट लेकर जाएंगी। अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा तो प्रॉफिट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे? इक्वली, बिल्कुल वैसे जैसा कि मैंने कहा था, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, पैसा सबसे ज्यादा किसने लगाया? अजय ने। टाइम किसने दिया? अजय ने। एनर्जी किसने लगाई? अजय ने। लेकिन जब पैसा कमा कर ले जाने की बारी आई तो नीति मैम इक्वल लेकर चली गई। तो एक बात बताइए ना, इसमें कहीं ना कहीं अजय का नुकसान हुआ, मगर वो नुकसान की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? अजय की। अगर वो बिजनेस कर रहा है, जिस भी फील्ड का कर रहा है, उस फील्ड से रिलेटेड आप लोगों को कानून आना चाहिए। अगर उस फील्ड से रिलेटेड आपको कानून नहीं आता तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। Am I clear with you? Am I clear with each one of you? Just tell me that. क्लियर है हम लोग अब बच्चों के साथ? अब आइए मैं आप लोगों को समय देती हूँ, इसको चैप्टर को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
मैं नेक्स्ट शीट रखती हूँ अब आप लोगों के सामने। जल्दी से इसको कवर करिए बच्चे। आइए अब हम लोग पीपीटी पर चलते हैं। देखिए पीपीटी में यहाँ पर अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आप लोगों को एक नजर आएगा अलोंग विद द आंसर। ये पूरा का पूरा आप लोगों को अपने रजिस्टर में मेंशन करना है। ये पूरा पार्ट आप लोगों को अपने रजिस्टर्स में मेंशन करना है गाइस। देखिएगा जरा, पूरा पार्ट आप लोगों को रजिस्टर में मेंशन करना है। देखो यहाँ पर एक लाइन दी गई है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, ये तो नॉर्मल इंग्लिश हो गई। और इसके नीचे आप लोगों को ना ये एक और लाइन दिख रही होगी, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाट। इस एक्सक्यूसाट का मतलब क्या है? ये अब ये मैम ये कौन सी लैंग्वेज है? अभी तक तो हम लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, अब ये आप अलग से एक लैंग्वेज लेकर आ गए हो। बेटा ये जो आप लोगों की लैंग्वेज है ना, इस लैंग्वेज को नाम दिया गया है इट्स अ लैटिन लैंग्वेज। ये आप लोगों की क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, हम लोगों का जो ये जवाब है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देखो जो हमारा लॉ जो है ना, वो काफी हद तक ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटिशर्स यहाँ आए और आकर जो है अपना लॉ छोड़कर चले गए। अभी इन डिटेल पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। लेकिन ब्रिटिशर्स ये जो लॉ लेकर आए थे ना, इस लॉ में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, वो लैंग्वेज मेरी कौन सी है? इग्नोरेंसिया लैटिन लैंग्वेज है। और ये लैटिन लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, जो भी हमारा चैप्टर होगा। जैसा कि मैं आप सब बच्चों को पहले भी बता चुकी हूँ कि लाइव बैच के थ्रू मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पर भी हम लोग कई ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि लैटिन लैंग्वेज में दिए गए होंगे। अब आइए जरा इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं कि इस वर्ड का इस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। अगर आप लॉ से अनअवेयर हैं तो ये आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, कोई नुकसान हुआ तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई आप लोगों का दूसरा बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आइए जरा देखो मैंने क्या लिखा है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जो है वो क्या है? वो है बच्चे एक लीगल प्रिंसिपल। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज क्या है हम लोगों का? एक लीगल प्रिंसिपल जो विच इज होल्डिंग दैट अ पर्सन, जो क्या कहता है? अब यहां से आप लोगों का स्टार्ट हुआ, अ पर्सन हु इज A person who is unaware of law may not escape the liability for violating that law। समझ रहे हैं? वो इंसान जिसको लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके लिए उसके ऊपर आई हुई किसी भी ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी से वो मुकर नहीं सकता है। बिकॉज सिर्फ ये बोलकर कि मैं तो जी अनअवेयर था, मुझे तो पता ही नहीं था। एक बात बताइए, अगर आप लोग मेन रोड पर स्कूटी चला रहे हैं और आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पकड़े जाने पर अगर आप उसको ये बोलो कि मैं स्कूटी तो चला रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ट्रैफिक लॉज क्या है, मैं तो बच्चा हूँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि ट्रैफिक लॉज क्या है, तो क्या वो आपकी बात पर ट्रस्ट करेगा? नहीं, वो ये मानकर चलेगा कि आपको चालान पे नहीं करना है ना। और इस जिम्मेदारी से बचने के लिए आप क्या बोल रहे हो कि भाई मुझे कानून के बारे में नहीं पता, जबकि आपको पता है, जबकि आपको सब पता है। तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा और बाद में आपसे क्या चार्ज करेगा? चालान का अमाउंट चार्ज करेगा। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, इट इज नो एक्सक्यूज। क्या कहता है? ये है हम लोगों का एक लीगल प्रिंसिपल। ये हम लोगों का क्या है? एक
लीगल प्रिंसिपल मतलब ये एक कानूनी कायदा है जो कहता है अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ लॉ, प्लीज इसको मेरे साथ साथ रीड करिएगा, a person who is unaware of law may not escape liability, बच के escape मतलब बच के निकल जाना, नहीं बच के निकल सकता वो इस जिम्मेदारी से for violating that law, अगर उसने उस कानून को तोड़ दिया तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचकर नहीं निकल सकता सिर्फ ये बोलकर कि मैं तो उस लॉ के बारे में जानता ही नहीं था। ये मान लिया जाएगा कि आप सब जानते थे, आपको सब कुछ पता था। दोबारा से एक बार रीड कर रही हूँ, प्लीज अपने रजिस्टर्स के अंदर इसको लिखिएगा। इट इज अ लीगल प्रिंसिपल होल्डिंग दैट अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ लॉ may not escape liability for violating that law merely because he or she was unaware of its content. I am giving you the time, 10 seconds I think enough रहेंगे क्योंकि मैंने काफी हद तक ये आप लोगों को रीड करा दिया है, आपके पास इतना टाइम भी होगा, इसको लिखिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो आइए जरा वापस से अपनी मेन शीट के ऊपर चलते हैं। देखो जरा मेन शीट क्या थी मेरी, यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें कवर करी हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ क्या होता है ना, लॉ का मतलब क्या है, दैट मीन्स मीनिंग ऑफ लॉ। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई, वाई टू स्टडी लॉ। पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लॉ का मतलब क्या है, बताओ जरा लॉ का मतलब क्या है। कोई भी अब आपसे पूछे तो मैम लॉ का मतलब होता है आप लोगों का क्या, सेट ऑफ रूल्स जिसकी जरूरत पड़ती है किसलिए, आपके इंसानों के बिहेवियर एंड रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। सिविलाइज सोसाइटी में रहना है तो बिहेवियर्स एंड रिलेशंस को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। ये जो आप लोगों का लॉ होता है ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है और ये होता है आपका फ्लेक्सिबल इन नेचर। कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होगा और क्या होगा, फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब इस लॉ के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, वाई टू स्टडी लॉ, क्यों पढ़ रहे हैं हम लॉ के बारे में, वाई टू स्टडी लॉ। तो इसके रिगार्डिंग हमें बताया गया है दैट ignorance of law is no excuse, यानी कि ignorantia juris non existat लैटिन लैंग्वेज है जो ये कहती है कि जस्ट बिकॉज अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता तो वो आपकी गलती है, वो कोई बहाना नहीं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल सके। आप अपनी जिम्मेदारी से बचकर नहीं निकल सकते किसी भी तरह से। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, क्लियर है। सो वाई शुड वन नो द लॉ। अब आइए, आई होप आप सब बच्चों ने इसको लिख लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन शीट पर जाते हैं। देखो मेन शीट पर हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, टाइप्स ऑफ लॉ, कि लॉ हम लोगों के पास कितने प्रकार के हैं। तो मैम क्या लॉ के भी प्रकार होते हैं, हाँ होते हैं ना बेटा, लॉ के भी प्रकार होते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखेगा स्क्रीन पर सामने, ब्रांचेस ऑफ लॉ जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। आज की हम लोगों की क्लास ये बेसिक क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना द पार्टनरशिप एक्ट जो है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपना स्टार्ट करेंगे, उसी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट जो अपने आप में 10 से 12 मार्क्स का आता है, हल्के में मत लीजिएगा उस चैप्टर को, ठीक है, वो चैप्टर हम लोग अपना कवर करेंगे। ब्रांचेस ऑफ लॉ के अंदर क्या आता है, इंडियन लॉ, सिविल लॉ एंड आता है हम लोगों का क्रिमिनल लॉ। देखिए अब ब्रांचेस ऑफ लॉ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ
देखो क्या होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बेटा कानून होता है ना आप लोगों का, ये कंट्री टू कंट्री आप लोगों का डिफरेंट होता है। ये आपका कंट्री टू कंट्री क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो कनाडा के ट्रैफिक रूल्स हैं वो हम लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे, या फिर जो आप लोगों के इंडिया के ट्रैफिक रूल्स हैं वो कनाडा के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। नो ना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ईच एंड एवरी कंट्री हैव गॉट देयर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। इसी वजह से जब मैं कहती हूँ ब्रांचेस ऑफ लॉ, तो ये ब्रांचेस में मेरे पास इंडियन लॉज भी आते हैं, ठीक है, और मेरे पास इंटरनेशनल लॉज भी आते हैं। मेरे पास इंडियन लॉज भी हैं और मेरे पास इंटरनेशनल लॉज भी हैं। जब बात करते हैं किसकी, इंडियन लॉज की, जब बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन लॉज के बारे में, तो उसका मतलब ही है कि ये आप लोगों का वो कानून है जो कि इंडियन टेरिटरीज पर एप्लीकेबल होता है। हमारे इंडिया में अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी एप्लीकेबल हो चुका है ना, तो जो भी कानून हम लोगों का इंडिया का है वो इंडिया पर भी अप्लाई होगा। ऐसे कानून को हम बुलाते हैं इंडियन लॉ। तो मैं आप लोगों को, देखो बहुत डिटेल में हम लोग इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें वी आर सपोज टू स्टिक टू आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल लॉ नहीं आ रहा है, हमारे सिलेबस के अंदर तो पूरा इंडियन लॉ भी नहीं आ रहा है। हम लोगों के पास तो बस 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो इंडियन लॉ है, सुनिएगा सब बच्चे ध्यान से, ये जो इंडियन लॉ है इसके अंदर भी आप लोगों के डिफरेंट सेट ऑफ लॉज होते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास होंगे कुछ डोमेस्टिक लॉज, ठीक है, कुछ हम लोगों के पास होंगे सिविल लॉज, सिविल लॉज डोमेस्टिक लॉज में ही आ जाते हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉ, लॉ का मतलब क्या है, क्रिमिनल लॉ का मतलब आप लोगों का ऐसा लॉ जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। क्रिमिनल लॉ का मतलब है एक ऐसा लॉ जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, समझ रहे हैं। अब ये जो हम लोगों का सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ है, ये भी हम लोग पूरा नहीं पढ़ने वाले। हम लोग ब्रांचेस ऑफ लॉ में से जो इंडियन लॉ है, इस इंडियन लॉ की एक ब्रांच है जिसका नाम है सिविल लॉ, और सिविल लॉ की बेटा एक ब्रांच आएगी जो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, ओके पेन का इश्यू हो गया थोड़ा सा, हम स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। आइए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है मर्केंटाइल लॉ। क्या नाम है इसका, मर्केंटाइल लॉ। तो ब्रांचेस ऑफ लॉ के अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास इंडियन लॉ भी है, हम लोगों के पास इंटरनेशनल लॉज भी है। इंडियन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉज। इंडियन लॉज में हम लोगों के पास आ जाता है सबसे पहले क्या, सिविल लॉ, और नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास क्या, क्रिमिनल लॉ। सबसे पहला इंडियन लॉ, उसके बाद आता है हम लोगों के पास क्या, क्रिमिनल लॉ। लेकिन हम लोग इन डिटेल्ड में फिर हम सिविल लॉ भी पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। इंडियन लॉ की एक ब्रांच, सिविल लॉ की एक ब्रांच मर्केंटाइल लॉ पढ़ेंगे। अब देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी तक बोला वो चीज आपको सामने भी दिख गई होगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मर्केंटाइल लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या है, मर्केंटाइल लॉ है इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। देखो मर्केंटाइल, ये वर्ड ही जो है वो आप लोगों का कहां से अराइज हुआ है, मर्चेंट से। ये वर्ड आप लोगों का कहां से अराइज हुआ है, मर्चेंट से, समझ रहे हैं। मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, व्यापारी। तो व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाए गए लॉस को हम लोग यहाँ पर क्या बुलाते हैं, मर्केंटाइल लॉ। व्यापारियों की सहूलियत के लिए बनाए गए लॉस को क्या नाम दिया जाता है, मर्केंटाइल लॉ। एम आई क्लियर विद दिस। अब ये जो मर्केंटाइल लॉ है, it is a part of civil law. This mercantile law is actually a part of civil law. ये सिविल लॉ का हम लोगों का एक हिस्सा होता है, समझ रहे हैं। किस में डील करता है, मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस में। मतलब
जो बिजनेस पर्सन होते हैं, वो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस पर्सन बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, अग्रीमेंट्स बनाते हैं, उनके उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उन सबके बारे में अगर कोई चर्चा करता है तो वो कौन सा लॉ है? हम लोगों का मर्केंटाइल लॉ। जैसे ट्रैफिक में चलने के लिए, ट्रैफिक के साथ डील करने के लिए हम लोगों के पास है क्या? ट्रैफिक लॉज। उसी तरीके से मर्चेंट जो है उनकी सहूलियत के लिए हम लोगों के पास है मर्केंटाइल लॉ। कौन सा लॉ है हम लोगों के पास? मर्केंटाइल लॉ। अब आइए, जो बात मैंने आप लोगों को समझाई, आइए जरा देखिए स्क्रीन पर। आई विल गिव यू द टाइम, यू हैव टू राइट इट ऑल्सो। क्या दिया गया है? मर्केंटाइल लॉ जो है इसका मतलब क्या है? देखिए, मर्केंटाइल लॉ क्या है? डील करता है, मर्केंटाइल लॉ डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्सन। मर्केंटाइल लॉ डील किस में करता है? इट डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मर्केंटाइल पीपल। मर्केंटाइल पर्सन का मतलब क्या है? बिजनेस पर्सन, है ना। मर्चेंट इसका मतलब व्यापारी, मर्चेंट से ही बना है आपका मर्केंटाइल। मर्चेंट से ही आप लोगों का क्या बना है? मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल लॉ जो होता है आप लोगों का, वो क्या होता है? वो होता है एक बिजनेस लॉ, एक तरीके का बिजनेस लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ डील किस में कर रहा है? आइए दोबारा देखें। ये डील करता है विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मर्केंटाइल पर्सन। जो कैसे, कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन? ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आए कहां से? ये आए हैं आपके मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन से। ये कहां से अराइज हुए हैं? आपके मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन से। इन केस ऑफ द मर्केंटाइल प्रॉपर्टी, यानी कि मर्केंटाइल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, मानो मैं ये विजुअलाइजर आज परचेज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं परचेज कर रही हूँ, हो गई ये मेरी एक ट्रांजैक्शन, है ना। अब मेरा राइट क्या बनता है कि मुझे प्रॉपर ये विजुअलाइजर मिल जाए। मेरी ऑब्लिगेशन क्या बनती है कि मैं इसका पैसा पूरा पे कर दूं। तो मैं भी तो कहीं ना कहीं बिजनेस कर रही हूँ और मैं क्या बन जाऊंगी? मर्केंटाइल पर्सन। तो मेरे ऊपर क्या है एप्लीकेबल हो जाएगा? मर्केंटाइल लॉ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद एवरीवन? अब आइए, मर्केंटाइल लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। मर्केंटाइल लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। और ये मर्केंटाइल लॉ जो है वो आपका डील करता है, किस चीज में डील करता है? इट डील विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्संस। इट डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्संस। जो मर्केंटाइल पर्संस के वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज अराइज कहां से होते हैं? आउट ऑफ द मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। in respect of mercantile property. Am I clear? अब देखिए, इस मर्केंटाइल लॉ को ना बच्चे एक नाम और दिया गया है। वो क्या नाम है हमारा? बिजनेस लॉ। एक और नाम, वो क्या? कमर्शियल लॉ। तो मर्केंटाइल लॉ को हम लोग कमर्शियल लॉ भी बुलाते हैं और मर्केंटाइल लॉ को हम लोग बिजनेस लॉ भी बुलाते हैं। एम आई क्लियर? देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले दोबारा से देखिए, सबसे पहले अब मैं जरा थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ आप सभी बच्चों को। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, माय नेम इज CS नीति तहीम। मुझे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है आप इस पर्टिकुलर हमारे टीचिंग फील्ड में। फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट दोनों लेवल्स के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, चाहे से वो हमारा हो बिजनेस लॉ या फिर हो वो हमारा लेबर लॉ। सो आई हैव टॉट मोर देन 5000 स्टूडेंट्स
ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ माई करियर, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ माई करियर। और अब मैं अपनी इसी स्किल्स और इसी नॉलेज को आप लोगों के साथ आगे प्रेजेंट करूंगी। सो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है ना। नाम में क्या रखा है, काम से मतलब होना चाहिए। तो काम भी हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग कर रहे हैं अपना पेपर नंबर 2 की शुरुआत। पेपर नंबर 2 जो है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल मार्क्स का जो हमारा बिजनेस लॉ आएगा, जो टोटल का टोटल पेपर में आप लोगों के साथ कवर करवाने वाली हूँ, वो पेपर मेरा कौन सा है, बिजनेस लॉ कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये पेपर के बारे में अगर मैं कहूँ तो 60 मार्क्स का आएगा बच्चे मेरा बिजनेस लॉ, जिसके अंदर ये टोटल आप लोगों के 5 चैप्टर्स कवर्ड होंगे। और इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नाम का हमारा ये टॉपिक होगा, जो कवर करेगा आपका अप्रोक्सीमेटली कितना, 40 मार्क्स, पूरे 40 मार्क्स कवर करेगा ये आपके। ठीक है, अब आइए लिखिएगा जरा इसको फटाफट से। बिजनेस लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आइए, दोबारा से अब नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम लोग। 5 चैप्टर्स आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी कि 5 चैप्टर्स हैं जो कि बिजनेस लॉ के अंदर आप लोगों के कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आइए, देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ये जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसकी एक क्विक रिविजन करवा रही हूँ बच्चों आप लोगों को। बिजनेस लॉ कवर करता है टोटल 60 मार्क्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस कवर करेगा आप लोगों का टोटल 40 मार्क्स। ये जो आप लोगों का पेपर होगा, ये पेपर होगा सब्जेक्टिव ना कि ऑब्जेक्टिव। 2 घंटे का हम लोगों का सेशन हुआ करेगा। कोर्स स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 18 जून 2020 से, और ये अप्रोक्सीमेटली अगस्त एंड तक आप लोगों का वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ। लॉ का मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैम ये होते हैं आप लोगों के क्या, सेट ऑफ रूल्स जिनकी जरूरत पड़ती है, विच गवर्न्स अवर बिहेवियर एंड रिलेशन इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये होते हैं आपके रिटन प्रिंसिपल टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। ये आपके डिफरेंट होते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नाउ व्हाई टू स्टडी लॉ, हमें लॉ के बारे में पढ़ना क्यों है। ठीक है, why to study law, because ma'am ignorance of law is not an excuse. Ignorance of law is not an excuse. ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में भी हम लोग देख चुके हैं एंड आई होप आप सब बच्चों ने इसको रजिस्टर्स में अपने कवर कर लिया होगा। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ लॉ। हमारे पास लॉ की कितनी ब्रांचेस हैं, तो देखो ब्रांचेस की अगर बात करें, वी हैव गॉट मेनी ब्रांचेस अंडर द लॉ। इंडियन लॉ भी है हम लोगों के पास, इंटरनेशनल लॉज भी हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपना क्या कवर करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन लॉ की एक ब्रांच, ठीक है, जिसका नाम है सिविल लॉ। मर्केंटाइल लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या है हम लोगों का, इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। डील करता है इन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्सन। प्लीज इसको पढ़िएगा मेरे साथ साथ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, ऐसे आप लोगों को भी इसको पढ़ना है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्सन्स अराइजिंग आउट ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मर्केंटाइल प्रॉपर्टी। अदर नेम्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ एंड द कमर्शियल लॉ। अब आइए जरा वापस से स्क्रीन पर, देखो अब ये लॉ का मीनिंग क्या है समझ आ गया है ना, हम क्या पढ़ने वाले लॉ का वो भी समझ में आ गया, मगर ये लॉ आप लोगों का आया कहाँ से,
फ्रॉम वेयर इट हैज बीन क्रिएटेड, फ्रॉम वेयर इट हैज बीन जनरेटेड। आपका ये जो लॉ है इसके रिगार्डिंग अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सोर्सेज ऑफ लॉ। ये लॉ आप लोगों का कहां से अराइज हुआ है, फ्रॉम वेयर इट हैज अराइजन। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या आएगा, यहाँ पर बेटा मेरे चार, मैं आप लोगों के सामने ये फ्लो चार्ट आपको दिखेगा, चार मैं इसकी ब्रांचेस निकाल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो लॉ आप पढ़ रहे हैं वो किसकी देन है, इंग्लिश लॉ की। हम सबको पता होना चाहिए ना कि लॉ अगर आया तो कहां से आया, लॉ अगर आया तो वो आप लोगों का कहां से आया है। तो सबसे पहला है, आता है हम लोगों के पास इंग्लिश लॉ, दूसरा आता है हम लोगों के पास इंडियन लॉ, तीसरी आती है कहानी कस्टम्स, एंड नेक्स्ट आता है मेरे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब देखो, अब आप कहोगे मैम ये चार चीजें ये क्या है, ये एग्जाम में भी आएगी क्या? तो मैं पहले ही बता दूं ये एग्जाम में नहीं आने वाला, ये बिल्कुल नहीं आने वाला। आज तक भी पूछा गया तो आगे भी बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा। इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कंटेंट बुक विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। समझ रहे हैं? ये आप लोगों को फिर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बेटा ज्ञान रखो तो पूरा रखो, वरना बिल्कुल मत रखो, सिंपल सी बात। आपका लॉ ये आया कहाँ से हमें पता होना चाहिए ना। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो आपकी किसने लिखी है, वो श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बोली गई थी और वो फिर आपकी रची गई थी, लिखी गई थी, है ना। ये जो भगवत गीता है आप लोगों की, ये महाभारत का हिस्सा थी। तो हमें पता है ना कि ये आपकी कहाँ से आई, किस तरीके से अराइज हुई, सब कुछ जानते हैं हम लोग इसके बारे में, सब कुछ, एवरीथिंग। अब क्या है कि लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉ का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स। लॉ का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हैं हम लोगों के पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं। मगर ये सेट ऑफ रूल्स आप लोगों के कहां से अराइज हुए हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। आइए जरा देखते हैं। इट्स क्रिएटिंग सम वॉइस, कुछ आवाज कर रहा है बहुत जोर से। ठीक है, ओके, फाइन। सो गाइज देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक था सोर्सेज ऑफ लॉ, इस सोर्सेज ऑफ लॉ में एक तो हम लोगों ने कवर कर लिया अपना इंग्लिश लॉ, ठीक है। इंग्लिश लॉ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। देखो कितना मुश्किल होता है ना अपने दिमाग को कंट्रोल करना। सुशांत सिंह राजपूत जो है, सुशांत सिंह राजपूत, है ना, वो अपने दिमाग से मजबूर हो गए, और जिस भी वजह से कई लोगों ने उन्हें प्रेशराइज किया या नहीं किया, अभी तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। देखो इस तरीके से आपके एक्ट्स के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फेलियर इंसान को लाइफ में हर किसी को देखने के लिए मिलता है, मगर कई लोग नहीं उस चीज से डील कर पाते और सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सोचो अपने ही दिमाग को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा, है ना। ऐसे में अगर आप लोगों का मतलब एक पूरे देश को कंट्रोल करने की बात आ जाए, पूरे के पूरे देश को कंट्रोल करने की बात आ जाए, तो हमारे लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसीलिए लॉ मेकर्स क्या कहते थे कि इसीलिए जब ब्रिटिशर्स, हमारे सोचो कितना बड़ा काम किया ब्रिटिशर्स ने, जब वो इंडिया आए, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, गोल्ड भी था, एग्रीकल्चरल लैंड था, रिसोर्सेज थे। इसकी वजह से हमारी इंडिया एक गोल्डन की चिड़िया थी, गोल्डन बर्ड इसको कहते थे, मतलब सोन चिड़िया, है ना। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, यहाँ पर 200 साल राज किया। सोचो एक एक दिन आप किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते, उन लोगों ने 200 साल राज किया। वो 200 साल में जब ब्रिटिशर्स आए
तो साथ साथ क्या लेकर आए, अपना लॉ भी लेकर आए। क्या लेकर आए, लॉ। और उसी लॉ से हम लोगों ने मर्केंटाइल लॉ जो है वो उसको अडेप्ट किया। हमने उसी से किसको अडेप्ट किया, मर्केंटाइल लॉ को। हम जो आगे चलकर अभी पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये चैप्टर भी आप लोगों का ब्रिटिशर्स की ही देन है। देखो कुछ लॉज आपके जो ब्रिटिशर्स के थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, तो उसको आप लोगों का इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया और इसी वजह से हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहला पार्ट आ जाता है क्या, हमारा इंग्लिश लॉ। तो गाइस आज की क्लास हम लोग अभी आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं, जहां पर हम लोगों ने आज ये अपना सफर छोड़ा है इंग्लिश लॉ पर। इसी से हम लोग अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे और परसों मैं आप लोगों के साथ एक फ्रेश और एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, जिस चैप्टर का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज के लिए क्लास यही वाइंड अप करते हैं। टिल द टाइम हैव अ वेरी नाइस डे। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बच्चे, आप लोगों को बैकअप भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो किसी भी तरीके से टेंशन आप मत लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर जो भी नंबर आपको शो हो रहा है, वेबसाइट आपको शो हो रही है, प्लीज वहां पर जाइए और जाकर आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आप पर वहां पर आप अवेल कर सकते हैं। टिल द टाइम हैव अ वेरी नाइस डे।